सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में। और इस दिशा में भारत सरकार ने जब 1992 में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया, 73वां संविधान संशोधन करके और 74वां संविधान संशोधन करके, तो उनसे हुए बदलावों ने यहाँ स्थानीय स्वशासन को किस प्रकार मजबूत बनाया, ये हम आज अपने इस टॉपिक में देखेंगे। तो टॉपिक में देखने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण होता क्या है। हम सबसे पहले इस शब्द को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम शब्दों को समझते हैं तब हम और अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को, पूरी व्यवस्था को समझ सकते हैं, क्योंकि हम शब्दों से ही अपने व्यवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सत्ता का विकेंद्रीकरण से पहले भी हम समझते हैं विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो विकेंद्रीकरण को समझने के लिए हम देखते हैं कि केंद्र क्या होता है और केंद्रीकरण क्या होता है। जब हम केंद्रीकरण को समझेंगे तब हम विकेंद्रीकरण को अपने आप समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं, ये अगर हम एक सर्कल बिंदु है, हम इसे केंद्र कहते हैं। सामान्य भाषा में आपने सुना होगा कि एक केंद्र है, तो केंद्र तो ये है। अब केंद्रीकरण क्या है? केंद्रीकरण का अर्थ है कि हम समस्त शक्तियां अगर केंद्र को दे दें, समस्त शक्तियां, तो ये स्थिति क्या होगी? केंद्रीकरण की। यहाँ हमने समस्त शक्तियां केंद्र की ओर दी, तो ये केंद्रीकरण है। यानी एक बिंदु पर सारी शक्तियां एकत्रित करना। किसी एक बिंदु पर हम सारी शक्तियां स्थित कर देंगे, केंद्रित कर देंगे, तो वो केंद्रीकरण होगा। अब विकेंद्रीकरण बिल्कुल इसका उल्टा, किसी एक बिंदु से सारी शक्तियां हटाकर, सारी शक्तियां मतलब किसी एक बिंदु पर सारी शक्तियां ना रखते हुए इन शक्तियों को अगर हम अलग अलग दिशाओं में बांट देते हैं, उल्टा जैसा पहले था, बिल्कुल उसका अपोजिट। किसी एक बिंदु से हम अगर शक्तियों को अलग अलग दिशाओं में और अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग लोगों में बांट देते हैं, तो उसे हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण यही है। यानी कि सत्ता मतलब शासन करने की जो शक्ति है, शासन करने के लिए जो शासन के बारे से संबंधित लिए जाने वाले निर्णय करने की शक्ति है, और लोगों के प्रति कर्तव्य करने की जो शक्तियां हैं, इनको हम किसी एक बिंदु पर केंद्रित ना रखें, बल्कि उन्हें बांट दें अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग भागों में। इस तरह से हम बांट देंगे तो वो हमारा सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाएगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण इसी तरह से संबंधित है। हमने एक केंद्र, हमारे जैसे अभी हमने बात करी थी कि हमारी संघात्मक व्यवस्था की, उसमें हमने देखा था हमारे देश में 2 स्तर की सरकार है, एक केंद्र स्तर की और दूसरी राज्य स्तर की। उसी समय हमने बात करी थी कि तीसरे हमारी स्तर है, स्थानीय स्तर की सरकार भी होती है हमारी तीसरी, और उसके बारे में मैं बताया भी था आपको कि हम विस्तार से बाद में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हम फिलहाल विस्तार से अध्ययन अभी स्थानीय सरकार का नहीं कर रहे। स्थानीय सरकार के लिए जो हमने स्थानीय सरकारों को जो महत्वपूर्ण बनाने के लिए कदम उठाया गया, हम उनकी बात कर रहे हैं। उनके स्थानीय सरकारों के बारे में विस्तृत से वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम उसके लिए स्थानीय सरकारों के लिए क्या कदम हमारे लिए हमारे देश में उठाए गए, किस तरह से उन्हें मजबूत बनाया गया, अभी हम उन कदमों की ओर देख रहे हैं। हमारे देश में हमने देखा कि एक केंद्र सरकार होती है, दूसरी राज्य सरकार, तीसरी स्थानीय स्तर। तो इस तरह से हमने अपने देश की जो सत्ता है, जो शासन करने की शक्ति है, उसको हमने 3 स्तरों पे तो पहले ही बांट रखा है। केंद्र स्तर और राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पे, तीसरे स्तर पे बांटा गया। स्थानीय स्तर में भी हम जब पढ़ेंगे तो हमें 2-3 तरह की उसके हिस्से, उसके भाग दिखाई देंगे। तो इस तरह से हमने सत्ता को एक केवल केंद्र सरकार पे केंद्र नहीं रखा, उसे केंद्र से निकालकर राज्य में भी बांटा, और राज्य से नीचे भी हमने उसे स्थानीय स्तर पर भी बांटा। तो ये है सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब किस दिशा में? पहले हमारे देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण केवल 2 तरह की सरकारों के बीच में था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। 1992 से पहले यही स्थिति थी। 1992 से पहले हमारे जो स्थानीय सरकार होती हैं, स्थानीय सरकार हम कहते हैं पंचायती राज ग्राम सरकारों को, जो हम आप लोग देखते होंगे हमारे गाँव में प्रधान होते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर सुना होगा आप लोगों ने जिला पंचायत सदस्य सुना होगा। ऐसी नगर पालिकाओं में नगर पालिका अध्यक्ष सुना होगा, वार्ड मेंबर सुना होगा। तो इस तरह के आप लोगों ने अपने आसपास में जनप्रतिनिधि देखे होंगे, तो वो सभी हमारे स्थानीय सरकार से संबंधित है। तो ये सब 1992 से पहले राज्य सरकार की दया पर निर्भर थी। ये शास्त्र है, ये जो ग्राम में
शासन है, नगर निकाय हैं, इनसे संबंधित जो संस्थाएं हैं, स्थानीय सरकार की जो संस्थाएं हैं, ये सारी स्थानीय सरकार पहले राज्य सरकार की दया पर निर्भर थी। संविधान में इन सरकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। केवल एक स्थान पर उल्लेख था, जब जो हम देखते हैं कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व, जो कि केवल एक निर्देशन है, आदेश नहीं है, केवल निर्देश है कि सरकार किस प्रकार से शासन करे, भारत को एक सुझाव मात्र है। नीति निर्देशक तत्व केवल एक सुझाव मात्र है, उसमें बाध्यकारी शक्ति नहीं। तो केवल वहां पर हमारे संविधान में ग्राम पंचायतों का और नगर निकाय का, स्थानीय स्वशासन का केवल उल्लेख वहीं पर था, और उसके अलावा संविधान में इनका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। तो इनको कोई संवैधानिक दर्जा ही प्राप्त नहीं था। इसलिए राज्य सरकारें अपनी मनमानी से जब चाहे इनका चुनाव कराती थी और जब चाहे इनका चुनाव नहीं कराती थी। उनकी इच्छा होती थी, उन्हें लगता था कि सत्ता में जो दल बैठा होता था उसे लगता था कि अगर ग्रामीण स्तर पर या नगर निकाय के स्तर पर हमारे पक्ष में रुख है तो वो चुनाव कराती थी और चुनाव को अपने पक्ष में कराने की कोशिश करती थी, जिससे कि स्थानीय स्तर पर भी जो सत्ताधारी दल है उसी की सरकार बनी। इस तरह से वो 5 साल, कभी 6 साल, कभी 7 साल, 8 साल, कभी उनका कार्यकाल बढ़ाती थी, कभी घटाती थी, और मतलब एक निश्चित व्यवस्था नहीं चल रही थी। तो ये अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त किया गया 1992 में। 1992 में एक संविधान संशोधन किया गया हमारे देश के संविधान में। वो था 73वां संविधान संशोधन और दूसरा था 74वां संविधान संशोधन। ये 2 संविधान संशोधन किए गए। इनके द्वारा हमारे जो स्थानीय सरकारें हैं उन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने पंचायती राज को लागू किया। हमारे देश में जो संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर स्वशासन से संबंधित है। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय, जो हम देखते हैं नगर निकाय में नगर निगम, नगर पालिका वगैरह, तो वो उससे संबंधित है। तो ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन को 1992 में किया गया। और इसके द्वारा क्या क्या परिवर्तन हुए पहले और बाद की स्थिति में। पहले स्थिति ये थी कि इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, तो संवैधानिक दर्जा सबसे पहले प्राप्त हुआ नगर निकाय और ग्राम स्वशासन। हमारी स्थानीय सरकार है, अब हमारा स्थानीय स्वशासन अब संविधान में स्थान पा सका। और अब संविधान में जबकि स्थान पा चुका तो उसका महत्व तो बढ़ गया। अब राज्य सरकारों के लिए मजबूरी हो गई कि उनका चुनाव नियमित कराना, क्योंकि संविधान का उल्लंघन हो जाएगा अगर इस राज्य सरकार ने इसका पालन नहीं। सही समय पर चुनाव न कराने पर फिर सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों को, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला और उनके चुनाव नियमित समय पर, नियमित 5 वर्ष के अंतराल पर उनके चुनाव होने लगे। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये नियमित चुनाव होने लगे, जो कि पहले नियमित नहीं होते थे। जो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर था वो कब कराए कब ना कराए। अब हम देखते हैं जब चुनाव नियमित होंगे तो उसके लिए चुनाव आयोग या फिर चुनाव कराने वाली संस्था की भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश के चुनाव होते हैं, हमारे देश के और हमारे राज्य के चुनाव। हमारे देश यानी केंद्र सरकार के चुनाव और राज्य सरकार के चुनाव कराने का उत्तरदायित्व है हमारे देश के निर्वाचन आयोग पर, जो कि एक स्वतंत्र संस्था होती है, स्वायत्त संस्था होती है। तो बिल्कुल वैसे ही राज्य में स्थानीय निकायों के और स्थानीय सरकारों के ग्राम्य शासन और नगर निकायों के चुनाव कराने के लिए संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट व्यवस्था की गई। और संविधान में ये लिखा गया कि एक राज्य निर्वाचन आयोग हर राज्य में बनाया जाएगा। तो आज इस संविधान संशोधन के अनुसार हर राज्य में एक निर्वाचन आयोग बना हुआ है, जिसका कार्य यह है कि वो राज्य के स्थानीय शासन से संबंधित, ग्राम्य सरकारों से संबंधित और नगर निकायों से संबंधित जितने भी चुनाव उन्हें संपन्न कराने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। इसमें कितने सदस्य होंगे ये वहीं उसी राज्य के द्वारा तय किया जाएगा और ये राज्य सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र होगा। राज्य सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ चुनाव संपन्न कराता है, इसका दायित्व है। अच्छा, अब जिस प्रकार से हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार मतलब संसद और राज्य सरकार मतलब विधानसभा में जनप्रतिनिधियों में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है कमजोर वर्गों को जन प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए। उसी प्रकार से हमारे स्थानीय निकायों में भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि उनका प्रतिनिधित्व भी सही मात्रा में हो सके, उनके
प्रतिशत के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व हो सके। अच्छा, अब एक नई चीज जो कि अभी तक कहीं नहीं थी, ना संसद में थी हमारे और ना ही राज्यों की विधानसभाओं में थी, वो हमें यहाँ संविधान संशोधन द्वारा यहाँ प्रदान की गई है। महिला आरक्षण प्रदान किया गया है इस पूरी व्यवस्था में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्तर पर जितने भी चुनाव होंगे और जितने भी पदाधिकारी बनेंगे, जितने भी जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, उनमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने 50% लिखा है। वो इसका कारण यह है कि हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड में इस 33% को भी बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। हमारे उत्तराखंड में महिला आरक्षण स्थानीय स्तर पर 50% है, यानी कि आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी और आधी सामान्य के लिए। सामान्य में महिलाएं भी आ सकती हैं और पुरुष तो आएंगे ही, और महिलाएं भी आ सकती हैं, और महिला सीटों पर केवल महिला चुनाव लड़ेंगी, वहां पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये व्यवस्था हमारे उत्तराखंड में 50% है। संविधान में इसका 33% उल्लेख किया गया था, इसको उत्तराखंड में 50% किया गया है। तो इस चीज को आप अपने लोकल स्थानीय स्तर पर भी देख सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम स्तर पर, अगर आप नगर में रहते हैं तो नगर स्तर पर भी देख सकते हैं। इसको चेक कर सकते हैं कि 50% आरक्षण है या नहीं। आपका गांव कई वार्डों में बटा होता है, 5 से लेके 15-18 वार्डों में तक गांव आपका बटा होता है। ऐसी नगर पालिका भी कई वार्डों में बटी होती है। तो इन वार्डों में जो वार्ड मेंबर हैं, उनकी जो कुल संख्या है उसका आधा महिलाओं के लिए आरक्षित हो। जितने भी वार्ड मेंबर होंगे आधी उसमें से महिलाएं होंगी। ये बहुत जरूरी है, वरना आरक्षण व्यवस्था का पालन नहीं हो पाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं अपने स्थानीय स्तर पर। कई बार ऐसा भी होता है कि वार्ड मेंबर की सीट तो 50-50% महिला और सामान्य आरक्षण में सामान्य में बांटी जाएगी। उसके अतिरिक्त कई बार प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य की सीट भी कई बार आपने देखा होगा कि आप ही के गांव में पुरुष प्रधान बन रहे हैं, कभी महिला प्रधान बन रही है, बदल बदल कर चुनाव हो रहा है, कभी सीट सामान्य है, कभी महिला सीट हो जा रही है। और ऐसे ही आपने नगर में देखा होगा कि नगर पालिका अध्यक्ष की सीट कभी पुरुष सामान्य है और कभी महिला सीट है। तो ये भी उसी आरक्षण के ही कारण होता है कि सीटों का परिसीमन किया जाता है। किसी बार कोई सीट सामान्य रहती है तो कोई आरक्षित हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान किया जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जैसे कि क्योंकि स्थानीय स्तर पर सरकार बन रही है और सरकार का काम होता है विकास कार्य करना। क्योंकि सरकार केवल बिना विकास कार्य के अगर बनेगी तो वो किस काम की। तो विकास कार्य करना और स्थानीय स्तर पर विकास करना तो बहुत और भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि पब्लिक सीधे उस सरकार से कहेगी कि हमें लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर क्या क्या चाहिए, ये उसी सरकार को बताती है। तो जब एक स्थानीय स्तर पर सरकार बनी और उसके जिम्मे विकास करना होगा स्थानीय स्तर पर, तो उसके लिए पैसे की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो जिस प्रकार से केंद्र और राज्य में पैसे का वितरण किया जाता है, और इसके लिए एक संस्था बनाई गई है वित्त आयोग, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय वित्त आयोग बनाया जाता है। तो उसका कार्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का निर्धारण करना कि कितना प्रतिशत पैसा केंद्र राज्य सरकार को प्रदान करेगा। ये हमारा केंद्रीय वित्त आयोग तय करता है। जैसे केंद्र में वित्त आयोग ये तय करता है, ठीक वैसे ही राज्य में एक राज्य वित्त आयोग बनाया जाता है। और राज्य वित्त आयोग तय करता है कि राज्य के पास जितना राजस्व इकट्ठा हो रहा है उसका कितना प्रतिशत वो और कितनी मात्रा वो स्थानीय स्तर पर जो सरकारें बनी है उनको प्रदान करेगा। ग्राम्य स्तर पर कितना प्रतिशत दिया जाएगा, नगर स्तर पर कितना प्रतिशत दिया जाएगा। नगर स्तर पर थोड़ा जनसंख्या सघन होती है, घनी होती है, बहुत लोग ज़्यादा रह रहे होते हैं, तो इसलिए नगर स्तर पर प्रतिशत थोड़ा ज़्यादा होता है, ग्राम्य स्तर पर थोड़ा इसका प्रतिशत कुछ कम होता है। तो इस तरह से ये सब निर्धारण राज्य वित्त आयोग करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने पहले की जो स्थिति थी उसमें बहुत सारे परिवर्तन करके इन स्थानीय सरकारों को एक स्थायित्व प्रदान किया, संवैधानिक दर्जा दिया, उनको नियमित किया और उनको एक सुचारू रूप से चलने के लिए एक नई व्यवस्था दी जो कि पहले नहीं थी। तो इसलिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन को, जो कि 1992 के द्वारा किया गया, 1992 में जिसकी शुरुआत की गई और 93-94 में जाके वो लागू हो गई। तो इस तरह से इन संशोधनों ने हमारे स्थानीय स्तर पर शासन को, स्थानीय स्वशासन
को बहुत मजबूत किया है, उन्हें मजबूती प्रदान की है, और सत्ता के विकेंद्रीकरण में इनकी इस संशोधन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो यहाँ पर हम अपना आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। और 73वें यहाँ पे हमने देखा सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, और 73वां 74वां संविधान संशोधन की स्थानीय स्तर पर क्या भूमिका रही स्वशासन को मजबूत करने में। इसके बाद हम ग्राम्य और पंचायती राज और नगर निकाय के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।